हेलो एवरीवन, वेलकम टू के स्टडी पॉइंट। यहाँ हम आज ला रहे हैं आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर यानी दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर। और ये सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसको आप लोग बनाइए, देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप लोगों का कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आप लोगों को सीटेट और एस्टेट या कोई भी अदर टीईटी की तैयारी करना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी तक अपने मित्रों तक चैनल को ज़रूर पहुंचाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएँ सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। यहाँ कुछ सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रथा का नाम दिया हुआ है, इसमें से बताना है आपको सार्थक अधिगम को कौन बढ़ावा देता है, एक अच्छे अधिगम को कौन बढ़ावा देता है। सबसे पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें 4 कूट बनी हुई है, उस कूट में से चुनना है जो कौन कौन इसमें से सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से कौन सही है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दूसरा और तीसरा सही है। कैसे सही है? तो कोई भी हम बच्चों को शारीरिक दंड ये कभी भी सार्थक अधिगम को नहीं बताता है। बच्चों को सार्थक अधिगम में बच्चों को कभी भी शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। और कभी भी तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। 2 बच्चों के बीच या 2 से अधिक बच्चों के बीच तुलना नहीं करना चाहिए। जो कोई बच्चा अच्छा तुमसे मार्क लाता है मूल्यांकन में, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। समग्र मूल्यांकन करना चाहिए, सभी को एक साथ बैठा करके मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को मतलब ये टीचर देख सके जो बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से विकास कर रहे हैं, जबकि बच्चों को न बताना चाहिए जो वो आप ख़राब कर रहे हैं या आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ऑप्शन 2 है व्याख्यान दे करके, ऑप्शन 3 है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन 4 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बच्चों को जो जटिल अवधारणा, जो कुछ ऐसे हम बातें समझाते हैं जो उसको लगे, जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल है समझना, उसको हम लोग कैसे समझाते हैं। तो अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के बच्चों के बीच में परिचर्चा करते हैं उस टॉपिक को लेकर के, तब उसको जटिल अवधारणाओं को समझाते हैं। एक व्याख्यान दे करके, तो व्याख्यान दे करके उतना सही नहीं होगा जितना हम परिचर्चा करके करेंगे, अन्वेषण में परिचर्चा करके करेंगे। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके तो ये भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तो बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा ये भी उतना सही नहीं होगा जितना ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला चलते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका जो है वो क्लास की जो बच्ची है उसको एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, मतलब कोई भी जो प्रश्न है उसको अच्छे से हल करे, कोई समस्या है उसको निदान कर सके, उसको बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, आपको वो बताना है। सबसे पहले बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दूसरा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, और चौथा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तो सबसे देखिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, कौन इसमें नहीं हो सकता है। तो गलत उत्तरों के लिए अस्वीकार करके और दंडित, हमेशा कभी भी बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा है अगला तीसरा ऑप्शन में केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल व महत्व देना, ये नहीं होना चाहिए। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, तो भौतिक पुरस्कार प्रत्येक कार्य के लिए नहीं देना चाहिए, कभी कभी भौतिक पुरस्कार भी देना ज़रूरी है, लेकिन प्रत्येक कार्य के लिए, बहुत छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार नहीं देना चाहिए। और पहला ऑप्शन है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। देखिए
इसमें ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बच्चा सबसे पहले जो कुछ सीखता है कहाँ से सीखता है, तो परिवार से, और फिर पास पड़ोस से, आस पड़ोस की जो लोग होती है उससे जो सीखता है। तो ये पास पड़ोस क्या हो गया, प्राथमिक समाजीकरण। पास पड़ोस हो गया प्राथमिक समाजीकरण। मीडिया यहाँ द्वितीयक समाजीकरण है, लेकिन दोनों जो ऑप्शन दो दिया है, दोनों को चुनना है जो कौन द्वितीयक समाजीकरण है। अब देखिए, दूसरा है परिवार एवं पास पड़ोस, तो इसमें दोनों क्या हो गया, प्राथमिक समाजीकरण हो गया। और अगला है परिवार एवं मीडिया, तो इसमें परिवार प्राथमिक समाजीकरण हो गया और मीडिया जो हो गया वो द्वितीयक समाजीकरण हो गया। अगला है विद्यालय एवं मीडिया। अब देखिए, बच्चा क्या करता है, सबसे छोटा होता है तो घर में परिवार से और आस पड़ोस से सीखता है। उसके बाद कहाँ से सीखता है, तो विद्यालय से सीखता है, और फिर जो टेलीविज़न होता है, समाचार पत्र होता है, उसके माध्यम से भी कुछ सीखता है। तो विद्यालय और मीडिया, ये हमारा सही आंसर हो गया, ये द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृक्ष एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक, अच्छा यहाँ शारीरिक वृक्ष ये गलत हो गया, शारीरिक वृद्धि होगा, यहाँ क्या होगा, शारीरिक वृद्धि। यहाँ शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो पहला है किशोरावस्था एवं वयस्कता, दूसरा है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, चौथा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो शारीरिक जो विकास और वृद्धि जो होता है सबसे तीव्र घटित से होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद शैशवावस्था और उसके बाद होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसमें बच्चों की जो वृद्धि होती है और विकास होती है सबसे तीव्र होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें आपको बताना है जो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, विकास के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है। तीसरा है विकास परिवर्त्य होता है। चौथा है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें आपको बताना है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए, विकास का पहला क्या कह रहा है, जो विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास क्या है, सार्वभौमिक तो है, अब विकास क्या करता है, इसे सांस्कृतिक संदर्भ जो है इससे प्रभावित करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, क्या लिखा हुआ है, नहीं प्रभावित करते हैं, मतलब ये ऑप्शन क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा। दूसरा क्या है, विकास जीवन पर्यंत होता है, तो बिल्कुल सही है, विकास जीवन के अंत तक होता है, जीवन तक होता है। विकास परिवर्त्य है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास क्या होता है, जब जब आदमी का उम्र बढ़ता है, बच्चों का उम्र बढ़ता है, तो उसका जो शारीरिक विकास या मानसिक विकास जो है वो भी परिवर्त्य होता है, मतलब परिवर्तन होता चलता है। चौथा है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। विकास जो है वो आनुवंशिकता द्वारा, उसकी मम्मी पापा का जो आनुवंशिकता है उससे भी कुछ गुण आता है बच्चों में, और आसपास की जो पर्यावरण है उस पर भी डिपेंड करता है बच्चों का विकास। ठीक है। अगला 7वां क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। सबसे पहला है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। दूसरा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। तीसरा है जन्मजात विशेषताएं। चौथा है पर्यावरण प्रभाव। इसमें पूछ रहा है जो व्यक्तिक भिन्नताओं को, अलग अलग जो बच्चे का गुण होता है अलग अलग भिन्न होता है, तो ये व्यक्तिक जो भिन्नता होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है आनुवंशिकता। एक जो बच्चों को जो माता पिता है उससे जो कुछ गुण आया है वो, और साथ ही जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ का पर्यावरण भी क्या करता है, तो बच्चों की व्यक्तिक भिन्नताओं का प्रमुख कारण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है।
इसमें पूछ रहा है जो जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब जैसे आपने देखा होगा समाज में जो महिला वर्ग होता है उसको नीचे तबके का माना जाता है और पुरुष वर्ग का ऊंचे तबके का। तो ये जो जेंडर रूढ़िवादिता, उसी को जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता है, उस जेंडर रूढ़िवाद जो अब जेंडर जो भूमिका अनुरूपता है उसको कम करने के लिए कौन सी पद्धति हम लोग अपना सकते हैं, उससे कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली है। पहला है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, दूसरा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, तीसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना और जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को और बढ़ावा देगा। तीसरा में क्या है, तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाता है। चौथा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तीसरा क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, जैसे कहीं देखेंगे जेंडर रूढ़िवादिता जहाँ कहीं देखने को मिले तो वहाँ हम चर्चा करेंगे जो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सभी समाज में सभी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सब क्या है, समान है। तो ये बिल्कुल दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के लिए सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ऑप्शन एक है लॉरेंस कोलबर्ग, जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की और चौथा है जीन पियाजे। चलिए क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है जिसने क्या किया, तो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप की, बच्चों का जो ज्ञान है उसको सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव का महत्व दिया। तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की साहब ने क्या किया है, ये सिद्धांत दिया है, महत्व दिया। अगला, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा की विकास के लिए, अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन है, तो ये है सबसे, भाषा के विकास के लिए सबसे सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। और पहला ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, दूसरा है प्रसुप्ति अवस्था, तीसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये आप लोग देखते ही समझ जाइए किसका उदाहरण है। ये जेंडर पक्षपात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है यहाँ, जेंडर पक्षपात किया जा रहा है, किसी एक जेंडर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेंडर पक्षपात। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अब बताना है इसमें कौन सा पियाजे की संरचना है। तो पियाजे ने क्या किया है, स्कीमा, ये संरचना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में दिया है। स्कीमा संरचना किसने दिया है, स्कीमा संरचना, तो सी पियाजे ने। अगला, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो आपको बताना है, एक बच्चा है वो कुछ अपने बात कर रहा है खुद में, तो ये जो वार्ता है उसको लेव वाइगोत्स्की साहब जो है वो किस तरह संबोधित करते हैं, उसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। 5 साल की बच्ची है, वो खुद ब खुद कुछ बोलती है, उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अगला है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। ऑप्शन एक है पार, या इसी को ढांचा कहते हैं, दूसरा है प्रबलन, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है मॉडलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पार, या उसी को ढांचा कहते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है। अब ये बताना है, जीन पियाजे ने जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया है उसके बारे में जो
कौन सा ये व्यवहार है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण कक्षा समावेशन। सभी क्या करना चाहिए? सभी बच्चे को एक ही कक्षा में बैठा के उसको सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का, तो देखिए इसमें ऑप्शन से देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो ये आकलन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट अंकित करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है जो प्राथमिक उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए प्राथमिक आकलन का प्राथमिक उद्देश्य। आकलन मतलब कोई भी टेस्ट का, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, तो ये भी आकलन का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे हमने जो पढ़ाया वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है, टीचर के लिए ज़रूरी है आकलन। खासकर बच्चों के लिए तो है ही, खासकर टीचर के लिए मुख्य प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, जो हमने अवधारणा पढ़ाया है, जिस अवधारणा का हमने आकलन किया है, वो बच्चे अच्छी से समझ पाएँ कि नहीं, ठीक है, और इसको यदि आगे समझाने की ज़रूरत है तो फिर से समझाया जाए। और चौथा है, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में पूछ रहा है। तो बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेष है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। आपने बुद्धि लब्धि का नाम सुना होगा, IQ टेस्ट जो किया जाता है, वह बुद्धि को ही मापा जाता है। चलिए अगला, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। अब जो कोई भी समस्या रूही के पास आता है तो वो एक से अधिक उसका समाधान सोचती है। इनमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? और वो जो समाधान सोचते हैं, वो जो होता है उसमें बहुत सारे मौलिक समाधान होता है। तो वो इसमें रूही के पास कौन सा गुण है? आत्मकेंद्रित विचारक है, या सृजनात्मक विचारक है, या अभिसारिक विचारक है, या अमन्य विचारक है, अणम्य विचारक है? तो ये सृजनात्मक विचारक है। ये कौन सा विचारक है? सृजनात्मक विचारक है। कोई चीज़ को वो क्या करती है? समाधान को सोच लेती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया है उसमें समावेशी शिक्षा पर ज़्यादातर जोर दिया गया है। तो अब ऑप्शन देखिए उसमें क्या है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या व्यवहारवादी सिद्धांत, या तीसरा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, आधार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों को द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। जो भी अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें कुछ वंचित समूह से संबंधित जो विद्यार्थी है उसकी सहभागिता कम होने की स्थिति, मतलब वो क्या कर रहा है, अब साथ में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या वो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्लास में अपने को अलग मारने, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षक पद्धति पर विचार करना चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीका ढूंढना चाहिए, किस तरह बच्चे क्लास में अच्छे से बैठ सके, अच्छे से बातें को समझ सके और क्लास में उसका मन लगा रहे। चलिए अगला है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार करने के लिए हतोत्साही होना चाहिए, या तैयार नहीं करना चाहिए, या कभी कभी तैयार करना चाहिए, या सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक समावेशी शिक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना क्या करना चाहिए? उसको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। पठन वैफल्य क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य एक
बच्चों में कुछ दोष होता है, उसी दोष में एक दोष है पठन वैफल्य। इस दोष में बच्चों में कौन सा लक्षण होता है? ऑप्शन एक में है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। यहाँ देखिए, ये यहाँ तक ऑप्शन एक में ही है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। ऑप्शन 2 है न्यून अवधारणा विकास, या ऑप्शन 3 है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, या ऑप्शन 4 है धारा पार प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो पठन वैफल्य नाम से स्पष्ट है, पठन वैफल्य मतलब आप लोग याद रखिएगा पढ़ने में विफल्य, मतलब वो क्या करेगा, धारा प्रवाह पढ़ने की उसमें अक्षमता होगी, वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा, पठन वैफल्य दोष वाले बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन में, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? संबंधित नहीं है, या पूर्णतः अलग है संवेग संज्ञान, या संवेग संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र है, या संवेग संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। तो क्या होगा, तो संवेग जो संज्ञान है एक दूसरे से सन्निहित है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और समझते कि ये तीनों ऑप्शन एक ही बात कर रहा है, ये संबंधित नहीं है और पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, तीनों मतलब जो ऑप्शन है वो एक ही बात कर रहा है। इसमें एक अलग दिख रहा है सन्निहित, बस समझिए कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब सन्निहित है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित की जाती है। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सहजानुभूत सिद्धांत है, उसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, या बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या बच्चों को दंडित करना चाहिए, या बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हम जो बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ घटना हमें बता रहे हैं जो क्या है, गलत है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रतिकूल प्रमाण देंगे, कुछ उसका एग्जाम्पल बताएंगे जो नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, और कुछ हम उदाहरण भी देंगे जिससे बच्चों को सिद्धांतों को चुनौती देंगे। बच्चे क्या होंगे, वो समझ जाएंगे जो हम जो कह रहे हैं वो गलत है, और शिक्षक की बात समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षक शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पहला है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। दूसरा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। तीसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। चौथा है यंत्रवत याद करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अब क्या पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। शिक्षा शास्त्र, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की ये विशेषता नहीं है। दूसरा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हम क्या करेंगे, वैसा स्कूल का वातावरण बनाएंगे, वातावरण पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो पाठ्य सामग्री है, अलग से जो पाठ्य सामग्री है, टीचर का जो नोट है उस सब पे भी ध्यान होना चाहिए। बच्चों के अनुभव को भी प्रमुख देना चाहिए। और यंत्रवत याद कराना, ये भी बिल्कुल गलत है। याद करने की बात इसमें नहीं कही गई है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम का नाम में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम के बारे में पूछ रहा है, इसमें कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांत जो दिया हुआ है उसमें अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान के संरक्षण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम के बारे में, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? विद्यार्थी कुछ हम क्या करते हैं, एक स्पष्ट उदाहरण देते हैं और कुछ गैर उदाहरण देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
तीसरा है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। चौथा है यह धारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अवधारणात्मक जो परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। जो हमें स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण देते हैं वो क्या है, तो जो भी हम अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगला ये अंतिम क्वेश्चन है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों की भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन 4 है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। जब हम क्या करेंगे, पुरस्कार देना व दंड देना बार बार हम करेंगे तो उसमें रुचि खत्म हो जाएगी। बच्चों को कुछ दिन के बाद यदि कोई पुरस्कार मिले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ होगा तो उसमें रुचि खत्म हो जाती है। चलिए, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। हमारा चैनल है के स्टडी पॉइंट, आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल टेलीग्राम है t.me/kstudypoint। टेलीग्राम पे के स्टडी पॉइंट सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप है 7903913830 और ईमेल है kstudypoint.lkl@gmail.com। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिए अपने मित्रों दोस्तों तक, ताकि सब तक पहुँचे और सब इसको देख पाए और सब जुड़ सके हमारे चैनल से। हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं लाइव सेशन। यहाँ यूट्यूब की कुछ क्राइटेरिया है जो 1000 सब्सक्राइबर का, 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस ला रहे हैं।